हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट जेआरएफ विद काजल। इस वीडियो में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के पीवाईक्यू का एनालिसिस किया जा रहा है। ये इसका थर्ड पार्ट है। आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट जाके इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली में नीति निर्माण को लेकर विपक्ष के अधिक प्रभाव को ए लिचफर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। ए अनौपचारिक शक्ति पृथक्करण, बी शक्ति का विभाजन, सी शक्ति का बंटवारा, डी शक्ति का प्रयोजन। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ए लिचफर्ड एक डच अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक है जो तुलनात्मक राजनीति, चुनाव और मतदान प्रणाली, लोकतांत्रिक संस्थाओं और जातीयता तथा राजनीति में विशेषज्ञता रखते हैं। संसदीय प्रणाली में नीति निर्माण को लेकर विपक्ष के अधिक प्रभाव को लिचफर्ड द्वारा अनौपचारिक शक्ति पृथक्करण निर्दिष्ट किया गया। तो इसका आंसर होगा अनौपचारिक शक्ति पृथक्करण। अनौपचारिक शक्ति पृथक्करण ए इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग निम्नांकित देशों में से किसकी व्यवस्थापिका के ऊपरी सदन में प्रतिनिधित्व का आधार है? ए स्विट्जरलैंड, बी यूनाइटेड किंगडम, सी कनाडा, डी फ्रांस। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आमतौर पर विधायिका द्विसदनीय है जिनके निचले सदन अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। विधायिका का प्रमुख कार्य कानून बनाना और बजट पारित करना है। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा देश है और उसमें अलग से कोई भी न्यायपालिका, कार्यपालिका या विधायिका नहीं है, अतः वह सभी मुद्दों पर सीधे ब्रिटिश सरकार और संसद द्वारा प्रशासित और व्यवस्थित होता है। वर्ग यूनाइटेड किंगडम की व्यवस्थापिका के ऊपरी सदन में प्रतिनिधित्व का आधार है। चलिए इसका आंसर लगा लेते हैं। वर्ग किसकी व्यवस्थापिका के ऊपरी सदन में प्रतिनिधित्व का आधार है? यूनाइटेड किंगडम के। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विचारक ने न्यायिक समीक्षा को लोकतांत्रिक सिद्धांत के साथ एकीकृत किया एवं इसे काउंटर मेजोरिटेरियन डिफिकल्टी कहा? ए अलेक्जेंडर बिकल, बी जेम्स हैरिंगटन, सी हॉककॉम्ब, डी रिचर्ड हुकर। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ए न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है जो केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों पर लागू होती है। इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि अलेक्जेंडर बिकल एक अमेरिकी कानूनी विद्वान और विशेषज्ञ थे। संवैधानिक कानून में बिकल का सबसे विशिष्ट योगदान यह था कि उन्होंने न्यायिक निर्णय लेने के निष्क्रिय गुणों पर बल दिया। बिकल ने न्यायिक समीक्षा को लोकतांत्रिक सिद्धांत के साथ एकीकृत किया और इसे काउंटर मेजोरिटेरियन डिफिकल्टी कहा। न्यायिक समीक्षा को काउंटर मेजोरिटेरियन डिफिकल्टी किसने कहा? अलेक्जेंडर बिकल ने। ये इसको याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित विद्वानों में से किसने अपना यह दृष्टिकोण दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की राजनीतिक प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि न्यायालय के उसी दिशा में कार्य करता है जो गठबंधन राष्ट्रीय सरकार को नियंत्रित करता है? ए रॉबर्ट डहेल, बी सी हरमन प्रीटचैट, सी वॉल्टर मर्फी, डी जेफरी शेगल। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रॉबर्ट डहेल एक अमेरिकी राजनीतिक विचारक था। उन्होंने लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत की स्थापना की। रॉबर्ट डहेल, ये जरूर पूछा जाता है, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत की स्थापना किसने की? रॉबर्ट डहेल ने, जिसमें असमान हित समूह के माध्यम से राजनीतिक परिणाम, प्रतिस्पर्धा आदि लोकतांत्रिक शासन के ये अधिनियमित होते हैं तथा वास्तविकता करते हैं। ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है। रॉबर्ट डहेल वर्णनात्मक के
के सदस्य की शासन राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की राजनीतिक प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि न्यायालय उसी दिशा में कार्य करता है जो गठबंधन सरकार को नियंत्रित करता है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये कहा है रॉबर्ट डहेल ने कहा है कि न्यायालय उसी दिशा में कार्य करता है जो गठबंधन राष्ट्रीय सरकार को नियंत्रित करता है। ऐसा संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के विषय में कहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायिक निर्णय निर्माण का अभिवृत्तिक प्रतिमान निम्नांकित में से किस देश से संबंधित है? ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी चाइना, डी कनाडा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। न्यायिक निर्णय का अभिवृत्तिक प्रतिमान संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। अभिवृत्तिक प्रतिमान संयुक्त राज्य अमेरिका का से क्या संबंधित है? अभिवृत्तिक प्रतिमान संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दलों के बारे में यह राय दी है कि कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के अंदर शक्ति का बंटवारा समान है। यह किस ब्रिटिश राजनीतिक ने कहा है? ए रॉबर्ट डहेल, बी ओकी, सी रॉबर्ट मिशेल, डी रॉबर्ट मैकेंजी। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर द्विदलीय व्यवस्था है। फिर रॉबर्ट मैकेंजी ने पार्टी के अंदर शक्ति का बंटवारा समान है कहा है। चलिए इसकी आंसर लगा लेते हैं। ऐसा रॉबर्ट मैकेंजी ने कहा है। दलों के बारे में ब्रिटिश राजनीतिक ने दलों के बारे में यह राय दी है कि कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के अंदर शक्ति का बंटवारा समान है। कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के अंदर शक्ति का बंटवारा समान है, ऐसा रॉबर्ट मैकेंजी ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए सॉरी। निम्नांकित में से किस विद्वान ने अधिकतर राजनीतिक दलों को कैच ऑल पार्टी कहा है? ए ऑटो किरचाइमर, बी एडमंड बर्ग, सी हैंस आइसेनेक, डी वी ओकी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑटो किरचाइमर के अनुसार वर्तमान समय में दलों के मध्य विभाजन समाप्त हो गए हैं, जैसे कि पहले या परंपरागत रूप में देखा जाता था। समकालीन युग में प्रत्येक दल सभी के मत प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए दलों के मध्य वैचारिक विभाजन न्यूनतम होता जा रहा है। उल्लेखनीय है कि रॉबर्ट डहेल, लिपसेट और डैनियल बेल के विचार भी कैच ऑल पार्टी से संबंध रहा है। कैच ऑल पार्टी शब्द दिया है ऑटो किरचाइमर ने, ये जरूर याद रखिए। ये 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है PYQ, तो आप इसको जरूर याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, पब्लिक गुड्स एंड थ्योरी ऑफ ग्रुप्स पुस्तक के लेखक कौन है? ए मेंकन ओल्सन, बी चार्ल्स लिंडब्लॉम, सी नेल्सन पॉल्सबी, डी ए बेंटले। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सामूहिक कार्यवाही का तर्क, सार्वजनिक मॉल और समूहों का सिद्धांत 1965 में प्रकाशित मंचूर नहीं है, यह माल्सन ओल्सन का एक की पुस्तक है। यह पुस्तक राजनीति विज्ञान और केंद्रीय लाभों के अर्थशास्त्र का सिद्धांत विकसित करती है, जिसमें लागत में अंतर होता है। इसमें फ्री राइडिंग की समस्या को विश्लेषणात्मक रूप से स्पष्ट किया गया था। ओल्सन की थीसिस, जिसने सुझाव दिया कि एक सामान्य हित को बढ़ाने के लिए समूह जुटाना मुश्किल हो सकता है। राजनीति विज्ञान में बहुवचन स्कूल, जिसके अनुसार व्यक्ति उन समूहों के हितों की रक्षा करने के लिए तत्परता से जुड़ते हैं जिनसे वे संबंधित होते हैं। तो ये बुक किसकी है? द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन एंड पब्लिक गुड्स एंड थ्योरी ऑफ ग्रुप्स। पुस्तक के लेखक है मेंकर ओल्सन। बुक पूछी जाती है, 5 से 6 क्वेश्चन बुक से रिलेटेड होते हैं, तो आप बुकों को याद रखिए। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसमें मैंने इम्पोर्टेंट PYQ बुक का PDF प्रोवाइड कराया गया है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा दबाव समूह का लक्षण नहीं है? ए अनिश्चित स्वाहित, बी ऐच्छिक सदस्यता, सी सर्वव्यापक प्रवृत्ति, डी अनिश्चित कार्यकाल। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दबाव समूह ऐसे संगठन हैं जो औपचारिक रूप से भाग नहीं लेते, ना ही चुनाव में अपनी राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। औपचारिक, संगठित, बृहद और सीमित दोनों ही सदस्यता वाले संगठन होते हैं तथा लॉबिंग से या अपना हित साधने की कोशिश करते हैं। फिक्की और एसोचैम ऐसे दबाव समूह के कुछ लक्षण हैं। दबाव समूह के लक्षण किस प्रकार है? ऐच्छिक सदस्यता होती है, सर्वव्यापक प्रवृत्ति होती है, अनिश्चित कार्यकाल होता है और निश्चित उद्देश्य होता है। तो चलिए इसका आंसर लगा लेते हैं। निश्चित उद्देश्य होता है, दबाव समूह का निश्चित उद्देश्य होता है, ये गलत है। अनिश्चित स्वाहित नहीं होता है, इसका निश्चित उद्देश्य होता है। ऐच्छिक सदस्यता होती है, सर्वव्यापक प्रवृत्ति होती है और अनिश्चित कार्यकाल होता है। जैसे ही इनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, दबाव जो डालते हैं वो पूरा हो जाता है, वैसे ही दबाव समूह का काम खत्म हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन ब्लोंडेल के अनुसार निम्नांकित में से कौन संसर्गात्मक दबाव समूह के लक्षण हैं? ए उद्देश्य आधारित संबंध, बी ऐच्छिक संबंध, सी औपचारिक संगठन। तो चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं, इसका आंसर लगा लेते हैं। जीन ब्लोंडेल को विशेष रूप से पार्टी सिस्टम के सिद्धांत, मंत्रिमंडलों के तुलनात्मक अध्ययन और पार्टियों तथा सरकारों के बीच संबंधों के लिए उनके योगदान के लिए जाना जाता है। जीन ब्लोंडेल के अनुसार संसर्गात्मक दबाव समूहों के निम्न औपचारिक संगठन आदि हैं। लक्षण: उद्देश्य आधारित संबंध, ऐच्छिक संबंध और औपचारिक संगठन। तो इसका आंसर होगा ए। संसर्गात्मक दबाव समूह के लक्षण है उद्देश्य आधारित संबंध भी है, ऐच्छिक संबंध भी है, औपचारिक संगठन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दी नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल हित समूह निम्नांकित में से किस देश का है? ए यूनाइटेड किंगडम, बी जर्मनी, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी फ्रांस। अब कैसे भी रैंडमली जैसे दबाव समूह पूछ लिया जाता है तो ये किसी बड़ी कंट्री के ही होते हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 1909 में अपने संगठन के बाद से नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख नागरिक अधिकार संगठन है। ये संगठन कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किस अधिनियम का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 395 में नहीं है? ए भारत शासन अधिनियम 1935, बी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, सी प्रीवी काउंसिल अधिकारिता उत्सादन अधिनियम 1949, डी भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें अपन भी तुक्का लगा सकते हैं। जैसे 1935 के कुछ प्रावधान भारत के संविधान से लिए गए हैं तो ये नहीं हो सकता। भारत स्वतंत्रता अधिनियम से भी लिए गए हैं तो ये भी नहीं हो सकता। 1949 का है तो ज़्यादा चांसेस है कि ये भी भारत के संविधान में ऐड है, तो ये नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा डी भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 के पश्चात कथित अधिनियम भी संशोधात्मक व अनुपूरक सभी अधिनियमितताओं के साथ जिनके अंतर्गत प्रीवी काउंसिल अधिकारिता उत्सादन अधिनियम 1949 नहीं है। इसकी नियमितता जो अनुच्छेद 395 में है उसमें भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंध नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किसने बेनिगल नरसिंह राव, जिसे BN राव भी कहा जाता है, को भारत की संविधान
सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया? ए, भारत की संविधान सभा ने। बी, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष ने। डी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने, भारत के गवर्नर जनरल ने। डी, अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने। चलिए इसका आंसर लगा लेते हैं। इसका आंसर होगा सर BN राव एक भारतीय सिविल सेवक, न्यायविद, राजनयिक और राजनेता थे, जिन्हें भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। यह संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। भारत के गवर्नर जनरल ने, किसने? भारत के गवर्नर जनरल ने इन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था। तो इसका आंसर होगा भारत के गवर्नर जनरल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाभ का पद शब्दावली का उल्लेख भारत के किस अनुच्छेद में है? लाभ के पद शब्दावली का उल्लेख अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग से संबंधित भेदभाव नहीं किया जा सकता। 16 में लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता से संबंधित है। 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 102(1)(a) तथा अनुच्छेद 191(1)(a) में लाभ के पद का उल्लेख किया गया है, किंतु इसे परिभाषित नहीं किया गया है। लाभ के पद से आशय है कि संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए ऐसे किसी अन्य पद को धारण करने की मनाही है जहां वेतन, भत्ते या अन्य दूसरी तरह के सरकारी लाभ मिलते हों। लाभ का पद शब्दावली का उल्लेख भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 18 में उल्लेख किया गया है। तो आप ये याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका लाभ के पद शब्दावली का उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 18 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 में युक्ति युक्त निर्बंधन शब्द अंतः स्थापित किए गए थे? ए, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहला संविधान संशोधन अधिनियम जो कब हुआ था? 1951 में ही हुआ था। अनुच्छेद 19(2) में संशोधन करके लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध तथा अपराध के उद्दीपन के आधार पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 15(4) को जोड़कर सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के संबंध में विशेष कानून निर्माण हेतु राज्यों को अधिकार दिया गया है। तो इसका आंसर होगा पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 19(2) में युक्ति युक्त निर्बंधन शब्द को अंतः स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में उल्लेखित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ए, देश के शासन में मूलभूत है। बी, देश के शासन में बुनियादी है। सी, देश के शासन में जरूरी है। डी, देश के शासन में अपरिहार्य है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इनका भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। देश के शासन में क्या है? मूलभूत हैं। चलिए इसका आंसर लगा लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या है? देश के शासन में मूलभूत है। इसका आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का 6 में उल्लेखित नहीं है? ए, वन, बी, नदी, सी, झील, डी, पशु। 51 का में है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
भारतीय संविधान के भाग हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 का 6 निम्न प्रकार से है। वन और वन्य जीव जिनकी रक्षा करें। और 51 का है प्राकृतिक पर्यावरण की प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 11 मौलिक कर्तव्य, पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, फिर 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें है कि 6 साल तक मतलब माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को पढ़ाएं। चलिए इसके व्याख्या देख लेते हैं। 6 से 14 साल तक। इसका आंसर होगा डी। अनुच्छेद 51 का 6 में उल्लेखित नहीं है, पशु उल्लेखित नहीं है। क्या क्या उल्लेखित है? वन है, नदी है, झील है। वन है, नदी है, झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा अन्य राज्य क्षेत्र जो भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट है किंतु भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है कहलाता है। ए संयुक्त राज्य, बी संयुक्त राज्य क्षेत्र, सी संघ राज्य क्षेत्र, डी अर्जित राज्य क्षेत्र। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत संघ राज्यों का एक संघ है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुनः जिले और अन्य क्षेत्रों में वितरण किए गए हैं। ऐसा कोई अन्य राज्य क्षेत्र जो भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट है किंतु भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है संघ राज्य क्षेत्र कहलाता है। वर्तमान में 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो चलिए इसका आंसर होगा संघ राज्य क्षेत्र। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।